नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के साथ जो भी व्लॉग शेयर करती हूँ वो कम से कम 3 से 4 दिन पुराना या कभी कभी 1 हफ्ते पुराना भी होता है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि मैंने आज व्लॉग शूट किया और नेक्स्ट डे ही उसको पोस्ट कर दिया। हाँ, बस एक बार किया था जब मैंने फादर्स डे का व्लॉग बनाया था करीब 2 साल पहले। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि ढेरों जिम्मेदारियों के बीच मैं ये नहीं कर पाती कि आज व्लॉग शूट किया, एडिट किया और अगले दिन उसको पोस्ट कर दिया। लेकिन हाँ, इस बार मैंने एक बार दोबारा से कोशिश की है। ये व्लॉग जो आज आप देखोगे ये कल संडे 29 मार्च का ही है, जिसको मैंने कल रात तक एडिट किया और आज दिन में थोड़ी बहुत जो कसर थी वॉइस ओवर वगैरह पूरा करके आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सुबह सुबह से। सुबह सुबह नहीं, एक्चुअली करीब 9:30 बजे का टाइम है ये। और ये मेरी बेटी का बैग है जो कि मैंने एक दिन पहले धोया था। ये साथ में छोटी सी किट जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर की, उसको वो एज ए ज्योमेट्री बॉक्स इस्तेमाल करती है, तो वो भी मैंने धोई थी। एक्चुअली शनिवार 28 मार्च को मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे क्योंकि अगले दिन जिस दिन का ये व्लॉग है यानी कि 29 मार्च का मेरे हस्बैंड को जाना था, तो उनके भी ढेर सारे कपड़े धुले थे। साथ में ये जो ऊनी दरी आप देख रहे हो ये भी मैंने धोई थी। और कपड़े इतने सारे थे ना कि तार पे आ भी नहीं रहे थे, तो इसीलिए कुछ कपड़े मैंने धो के पहले सुखा दिए थे, कुछ बाद में, और शनिवार का पूरा दिन मेरा कपड़े धोने में ही गया था। लेकिन खैर, अब संडे को अच्छी खासी धूप निकली हुई थी तो इन चीज़ों को मैंने बाहर ही छोड़ दिया था ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि इनको मैंने ड्रायर में ड्राई नहीं किया था। जितना भी पानी था बस ऐसे ही सूखा इनका। अब ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये है करीब 10 बजे की। तो सुबह एक्चुअली संडे के दिन जिस दिन का ये व्लॉग है मैं उठी थी 4 बजे। और 4 बजे क्यों उठी थी? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को जाना था, उनको मतलब काम से वो जाते ही रहते हैं, तो उनकी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी। 5 बजे की नहीं, सॉरी, एक्चुअली फ़्लाइट उनकी 9:30 बजे की थी, लेकिन उनको घर से 5 बजे जाना था। तो उठी तो मैं सुबह ही थी, लेकिन मैं फिर से सो गई थी और उसके बाद मैं उठी थी 7 बजे। तो तब से अपना यही बेसिक से काम, झाड़ू पोछा, पूजा, नहाना धोना, पूजा करना, उसके बाद फिर ऊपर गई थी सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तभी मैंने वो बैग वाली क्लिप शूट की थी क्योंकि बैग अभी भी सूख ही रहा था ऊपर। और यहाँ पर हैं ढेर सारी सब्जियाँ जो कि मैंने ली थी और धो के अच्छे से इनको रख दिया है। साथ ही आपने देखा बेर, जो कि 2 दिन पहले ना मेरे हस्बैंड लाए थे। अब मुझे नहीं पता उनको इस सीज़न में बेर कहाँ से मिल गए। उन्होंने कहा कि किसी ने गांव से लाके दिए थे, उसके पास जो बेरी का पेड़ होता है ना वो था, तो कुछ देसी बेर वो उसको बोल रहे थे। हालांकि मुझे खाने में ना ये बिल्कुल भी मतलब स्वादिष्ट लगे ही नहीं, ना फीके ना मीठे, बस ये था कि काम चलाऊ है, तो थे थोड़े से, तो इसलिए मैंने इनको खा लिया। तो सुबह जो नाश्ता हुआ था ना उसके बाद अभी हल्की हल्की सी भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह के नाश्ते में मैंने सिर्फ नमक के पराठे बनाए थे। तो अभी वानी गई है नहाने के लिए, आपने देखा, और अभी बिस्तर वगैरह सब सेट करना है मुझे। मैं पहले बैठ के आराम से अपने बेर खा रही हूँ। और फलों का, सब्जियों का आजकल ऐसा है कि कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो, 12 महीने वो फल और सब्जी मिलते हैं, लेकिन सच बताऊं जो स्वाद उनका उनके मौसम पे होता है ना वो बाद में रहता ही नहीं है। तो चलिए, अभी थोड़े बहुत ही बेर बस मैंने खाए, बहुत ज़्यादा नहीं। और जब मैं बेर खाने के लिए बैठी थी ना तो मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे जो उबल चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक श्रग है मेरा, और आप देख रहे हो इसमें इतनी जालियाँ हैं कि इसमें से आर पार हवा भी पास होती है। लेकिन ये हल्का सा ऊनी है, बहुत ही हल्का सा है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि फुल बाजू की टी शर्ट का काम करता है ये मेरे लिए। और बाकी सब ऊनी कपड़े या गर्म कपड़े तो मैंने हटा दिए हैं, लेकिन इसको अभी जो टी शर्ट टाइप मैंने आपको दिखाई ना अपना श्रग, इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाई मौसम बहुत अप डाउन चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा नवरात्रि में हर एक दिन बारिश हुई है, तो कभी भी इतनी ठंडक हो जाती है और बच्चे पंखा भी चलाते हैं, तो मुझे तो हाथों पैरों में बहुत दर्द महसूस होता है कभी कभी। अब यहाँ पर आप देखिए, एक कंबल मोटा है, एक बारीक है। बारीक वाला कंबल वानी ओढ़ती है, लेकिन मैं अभी भी मोटा कंबल ओढ़ती हूँ। जैसा मैंने बताया कि वो लोग पंखा चलाते हैं बच्चे और फुल स्पीड पे चलाते हैं, तो भाई मुझे तो हाथों पैरों में दर्द हो जाता है। और वानी का बैग अच्छी तरह से खूब सूख गया था, तो वानी नहाने से पहले अपना बैग नीचे लाई थी, उसने अपना सब कुछ इसमें अरेंज किया, बुक्स वगैरह
और जब वो नहाने के लिए गई है। अभी बिस्तर वगैरह सब मैंने समेट दिया है और अभी आप देख रहे होंगे ना, हल्की सी जो ऊनी चादर है वही मैंने बिछाई हुई है। बस 1-2 दिन में ये भी ख़त्म, उसके बाद फिर कॉटन की चादरें बिछेंगी। ये बिछी हुई थी तो मैंने सोचा कि जब नेक्स्ट टाइम मशीन लगाऊंगी तभी इसको धो दूंगी, अभी रहने देते हैं। क्योंकि वैसे भी मैंने कहा ना कि बच्चे फुल स्पीड पे पंखा चलाते हैं, तो भाई मुझे तो देखो अभी हल्की सी सर्दी लगती है। बाकी सबका अपना अपना शरीर होता है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सब कोई अपने हिसाब से करते हैं और करना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों ने स्लीवलेस पहनना शुरू कर दिया है तो आप भी स्लीवलेस पहनना शुरू कर दो। जब आपको गर्मी लगेगी आप तभी स्लीवलेस पहनिएगा, जब तक नहीं लग रही है मेरी तरह आप भी फुल बाजू की टी शर्ट ही पहनते रहिए, नहीं तो फिर हाथों पैरों में बहुत दर्द होता है। अब यहाँ पर आलू उबल गए थे और जो टमाटर हैं उनका मैं छिलका उतार रही हूँ, क्योंकि अभी आजकल ऐसे टमाटर आ रहे हैं ना कि पता नहीं क्यों उनका छिलका नहीं गलता। तो छिलका उतार के तब मैं उसको चॉपर में चॉप करूँगी। साथ ही मटर आपने देखा मैंने फ्रीज करके रखी थी, थोड़ी सी मटर, और थोड़ी सी क्या एक्चुअली करीब 1-1.5 किलो मटर थी और उनको एक स्टील के बाउल में डाल के मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है। तो टमाटर यहाँ पर हमारे चॉप हो गए हैं अच्छे। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने चाकू का कलेक्शन। एक्चुअली किचन में इस्तेमाल होने वाली ये एक इतनी ज़रूरी चीज़ है ना, जिसको बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब कोई भी एरा गैरा चाकू ले लिया 10 रुपये का 20 रुपये का, बस हाँ सुंदर लग रहा है, या फिर यूं ही खरीद लिया कि मन किया, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं देखते और क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए, ये एक कंपनी है RENA करके, हालांकि इसको रीना प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा लेकिन मैं इसको रीना ही बोलती हूँ। और इस कंपनी के चाकू मैं पिछले करीब 10-12 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही एक ग्लेयर का पीलर है मेरे पास, और ये एक लोकल मार्केट से मैंने लिया था, सिर्फ 10 या 20 रुपए का है। लेकिन इसको मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि इसके दोनों तरफ ये जो जिगजैग पैटर्न बना हुआ है ना, इससे ना सलाद वगैरह पे अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। तो ये वाला कुछ कलेक्शन है मेरे पास चाकुओं का, ये होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप देखते हो ना कि आपको सब्जी बनाने में 10 मिनट लगेंगे लेकिन सब्जी को काटने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छे वाले चाकू नहीं हैं। अब ये देखिए, ये भी उसी कंपनी का चाकू है RENA रीना, और ये उससे भी बहुत पुराना है, लेकिन इसकी हालत आप देख रहे हो क्या है। क्योंकि इसको ज़्यादातर मेरे हस्बैंड इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको कभी कुछ काटना होता है या कभी कुछ जलाना होता है, तो ये चाकू मैंने एक अलग से रखा हुआ है। और ये जो सारे चाकू मैंने आपको दिखाए ना, ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के हैं, 40, 50 और 60। इनमें से कोई भी चाकू 100 रुपये का भी नहीं है। तो 10 तरह के सस्ते चाकू खरीदने के बजाय आप थोड़े से इस तरह के चाकू खरीद लीजिए, जो कि आपकी किचन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। भले ही आप वो शेफ नाइफ मत रखिए, या क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और सच बताऊं हर कोई उनको हैंडल भी नहीं कर पाता। लेकिन इस तरह के चाकू हर किसी की किचन में होने ही चाहिए, ताकि आपकी चॉपिंग आसान हो जाए और जल्दी से आप खाना बना सकें। तो चलिए हम सब्जी छौंक लेते हैं। जीरा और खड़े धनिए का छौंक लगाया है मैंने, साथ ही थोड़ा सा मेथी दाना डाला है, और साथ में मैंने डाली हैं 2 लाल मिर्चें, जिनको बीच से तोड़ दिया है, नहीं तो वो तेल में जाने के बाद फिर फूट जाती हैं और कभी कभी छिटक कर हमें ही लग जाती हैं। तो मेथी दाना डालने का ना यहाँ पर पर्पस ये है, हालांकि मैं आलू टमाटर मटर की सब्जी बना रही हूँ सिंपल सी, क्योंकि इस दौरान ना हवाएं जो चलती हैं उनसे ये आपको बहुत राहत देता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है। तो पहले मैंने वीडियोस में आपको दिखाया था कि मैं मेथी के चावल बना रही थी, लेकिन अब वो मैं नहीं बना रही हूँ। लेकिन हाँ, सब्जी में छौंकते वक्त हल्का सा आधा चम्मच ही करीब मेथी दाना डाल दीजिए। हर एक सब्जी में डल जाएगा, मत सोचिए कि इस सब्जी में जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा कि मैं आलू टमाटर की सब्जी में भी डाल रही हूँ, और ये सब्जी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल शूट नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा डिटेल बता भी नहीं रही हूँ। आप वीडियो में देख ही रहे हो कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। और कभी कभी तो मेरा मन करता है कि आलू टमाटर मटर की सब्जी को मैं एक नेशनल सब्जी, जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय सब्जी, घोषित कर दूँ, क्योंकि भाई हमारे घर में 365 दिन ये सब्जी खाई जाती है। नहीं देखा जाता कि सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कुछ नहीं सूझ रहा ना तो आलू टमाटर बना दो। सर्दियां हैं तो आलू टमाटर मटर बना दो। अभी जैसे मैंने मटर फ्रीज करके रखी हुई हैं, तो अप्रैल के महीने तो मटर चलेंगी, इतनी मैंने फ्रीज करके रखी हुई हैं। बाकी फिर आगे गर्मियों में तो खैर मुझे खानी भी नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई कोई भी सब्जी हो, मिलती तो 12 महीने हैं, लेकिन मौसम पे ही खाएं तो ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर है बाजरे का आटा।
अब आप लोग कहोगे कि भाई अब तो सर्दी जा रही हैं, जा ही चुकी हैं, तो भाई बाजरे की रोटी क्यों? एक्चुअली मेरा बड़ा मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। और ये थोड़ा सा आटा है, बस मुश्किल से 4-5 ही रोटी बनी थी इसमें से, तो ये मुझे मिल गया था और इसको मैंने एज इट इज़ उबलते हुए पानी से गूंथ के और फिर मैंने इसकी बाजरे की रोटियां बनाई थी। और बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी किस तरह से आप इजीली बना सकते हैं, इनका पूरा प्रोसेस मैंने अभी 2-3 वीडियो पहले ही, मतलब जो सर्दियों की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, तब आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो डिटेल के लिए आप वो वाली वीडियोस देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी इजीली बाजरे की रोटी बन रही हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड तो जा चुके थे, मेरी बेटी को पसंद है बाजरे की रोटी, तो मेरी बेटी ने भी खा ली थी, मैंने भी खा ली थी। लेकिन अपने बेटे के लिए फिर मैंने गेहूं की रोटी सेकी थी, क्योंकि वो बाजरे की रोटी नहीं खाता। अब यहाँ पर बाजरे की हमारी रोटियाँ सीख गई, उन पर लगाया मैंने ढेर सारा घी। और बिना घी के बाजरे की रोटी, सही बताऊँ, ना तो हजम होती हैं और ना ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए, ढेर सारा घी लगाइए, जिससे आपकी बाजरे की रोटी बिल्कुल नरम हो जाए घी के अंदर ही। तो यहाँ पर है हमारी थाली, जिसमें है आलू टमाटर मटर की सब्जी, बाजरे की रोटी, लस्सी, हरे धनिया पुदीने की चटनी और साथ में गाजर थी। तो उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि मुझे सलाद में ना गाजर खाना बहुत पसंद है। ये मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी है, जिसको मैं सलाद के रूप में खाना पसंद करती हूँ। टमाटर, प्याज, खीरा ये सब सेकेंडरी हैं, गाजर दे दो मुझे, मैं खुश हूँ। और जैसे मैंने बताया कि भाई सब्जियों में अब वो स्वाद नहीं है, सर्दियों की सब्जियों में अब वो स्वाद नहीं है, तो मैंने खाई ज़रूर है ये 1-1.5 गाजर काट के, लेकिन स्वाद नहीं था। लेकिन खैर ले ली थी तो खानी तो थी ही मुझे, और ख़त्म हो जाएंगी 1-2 दिन में। ज़्यादा ली भी नहीं थी मैंने, बस 1 किलो ही ली थी। तो यहाँ पर है थाली जो मैंने अपनी बेटी को दी, साथ में मैंने भी खाया था। और जो 2 रोटियां बची हुई थी ना, एक्चुअली मैंने उनको सेका, और उसमें देखिए ये क्या, मतलब आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मुझे लग रहा था। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये ओम की आकृति बनी हुई है। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, पहली बार हुआ, इसलिए मैंने शूट किया। बिल्कुल क्लियर ये ओम की आकृति बनी हुई थी रोटी पे। तो मुझे नहीं पता ये कैसे बनी, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई कहता है कि भाई आलू में गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी या कुछ और। ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा, कभी भी कोई आलू ऐसा नहीं मिला, कोई टमाटर ऐसा नहीं मिला। लेकिन ये जो रोटी मैंने सेकी ना, इस पर बिल्कुल साफ साफ ओम दिखाई दे रहा था। मेरी बेटी तो बल्कि कह रही थी कि मम्मी इस रोटी को खाते नहीं हैं, लेकिन भाई बनाई थी तो खानी तो थी ही। अब सब ने खाना खा लिया था। मेरे बेटे ने भी गेहूं की रोटी खाई थी, जो कि मैंने बाद में बनाई थी उसके लिए। और ये गाजर बच गई थी, तो अभी इनको मैं ख़त्म करने पे लगी हुई हूँ। वानी को मैंने पूछा कि भाई तुम भी खा लो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि अब इसमें कोई भी स्वाद नहीं है। हाँ, जब सर्दियों में मीठी गाजर आ रही थी ना, तब तो वो खा लेती थी, लेकिन अभी उसने साफ साफ मना कर दिया। और अभी उसने सर धोया है, तो यहीं पर बैठी हुई है, अपना सर सुखा रही है, पढ़ाई कर रही है अपनी। और वानी के बाल भी मेरी तरह कर्ली ही हैं, तो जब वो अपने बाल धोती है ना, तो ये देखिए बिल्कुल साफ साफ उसके कर्ल्स नज़र आते हैं। और मैंने बहुत बार बोला कि भाई बाल थोड़े छोटे करा लो, अभी मतलब वो 10th में आई है इस बार, तो पढ़ाई के साथ साथ बाल मैनेज नहीं होते कभी कभी, लेकिन वो कहती है कि मैं कर लूँगी, तो अपने बालों की लेंथ छोटी नहीं करा रही है। हालांकि 2 साल पहले 2024 में मैंने उसके बाल काफ़ी छोटे कराए थे और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपने बालों को कटवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी चोटी बना के जाती है स्कूल में, लेकिन अब वो उसको भी खुद ही हैंडल करने लगी है। मतलब जितनी उससे हो पाती है ना, पोनीटेल तो वो खुद ही बना लेती है, बाकी जो गूंथने वाली चोटी होती है वो उससे अभी इतनी नहीं बन पाती है नीटली, तो वो बनाने में मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल वानी लगी हुई है अपनी पढ़ाई में, और रसोई वगैरह समेट कर मैं आई हूँ ऊपर। यहाँ का कमरा मुझे समेटना है, एक्चुअली कुछ सिमटा हुआ है, कुछ समेटना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब सुबह गए थे ना, वो अपना बिस्तर वगैरह सब फोल्ड करके चले गए थे, और मेरा बेटा भी उनके साथ ही उठा था, क्योंकि वो उनको छोड़ने गया था, तो उसने भी अपना बिस्तर साथ साथ ही कर दिया था। लेकिन फिर भी जब तक मैं अपना टच ना दूँ, तब तक कहते हैं ना कि वो सब्र कहाँ आता है। तो एक बार बस मैं देखने आई थी कि भाई उन्होंने बिस्तर वगैरह सब ठीक से किया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, अच्छे से सब कुछ क्लीन किया। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नवरात्रि के दौरान मुझे 2 दिन बाहर जाना पड़ा था, शहर से बाहर। तो ये जो अभी साड़ियाँ, जोड़े वगैरह मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये मुझे वहीं से मिले थे, तो ये अभी यहीं पर रखे हुए हैं। और साथ ही आपने देखा कि इस बेड पर, जो छोटा बेड है साइड में,
उस पर ढेर सारे कंबल रखे हुए हैं, ऊनी कपड़े रखे हुए हैं। तो इनको भी मुझे बेड में डालना है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मैंने सोचा था लेकिन नहीं कर पाई। तो 1-2 दिन में अब इनकी भी बारी है। हालांकि सब लोगों ने तो उठा के रख भी दिए हैं कंबल, ऊनी कपड़े। तो मैंने क्या किया था कि अलमारी से तो उनको निकाल दिया था, लेकिन ये बेड क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, जो साइड में है छोटा बेड, तो मैं इस पर रख देती हूँ। जब मुझे टाइम लगता है मैं तब उस काम को कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए, सबका रूटीन अलग है, सबके काम करने के तरीके अलग हैं, सबको समय अलग अलग तरीके से मिलता है। तो जिस तरह से भी आपको सुविधा हो आप उस तरह से कीजिए। हर किसी ने ऊनी कपड़े कंबल उठा के रख दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उसी दिन रखने हैं। जैसे आपको टाइम मिले अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने परिवार की सुविधा के हिसाब से ऐसे कीजिए। क्योंकि बहुत सी काम ऐसे होते हैं कि जो पहले करने होते हैं, तो हमेशा प्रायोरिटी के हिसाब से काम कीजिए कि जो काम पहले करने का है वो कीजिए, और जो काम ऐसा है कि आप हफ्ते 10 दिन बाद भी कर सकते हैं उसको तब कीजिए। तो यही मैं भी करने वाली हूँ। अब यहाँ पर है एक साड़ी, यहाँ पर देखिए इसका ब्लाउज पीस, जब मैं धूप में इसको ले जा रही हूँ ना, तो इसका कलर आपको लग रहा होगा गाजरी, और जब मैं इसको अंदर छाया में लेके आती हूँ तब ये लगता है पिंकिश, यानी कि गुलाबी टोन पे। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है नेचुरल लाइट का और छाया में ले जाने का। कपड़े का कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि ऑनलाइन जब हम साड़ियाँ या कुछ कपड़ा देखते हैं ना, तो ज़्यादातर उसके कलर को लेकर ही कन्फ्यूजन होती है कि दिख कुछ और रहा था और आया कुछ और है। और ये साड़ी मैंने अभी शायद 2-3 वीडियो पहले आप लोगों को दिखाई थी ना, एक शादी में जाने के लिए मैंने निकाली थी, लेकिन फिर पहनी नहीं थी क्योंकि इसका ब्लाउज़ नहीं तैयार था। तो इसको अभी मैं फ़िलहाल फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि सोचा तो था कि इसको तैयार करा लूँगी, लेकिन सच बताऊँ ना तो अभी टाइम है और ना ही इतना मन है। तो और अभी बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको गर्मियों की छुट्टियों में तैयार कराऊंगी। अगर मैं अपने मायके गई तो वहाँ पर तैयार कराऊंगी, नहीं गई तो फिर मैं यहीं पर तैयार कर लूँगी। और इस साड़ी का रंग इतना खूबसूरत है ना, ना तो ये ग्रीन है ना ब्लू है, बीच से का कोई कलर है, और मुझे बहुत पसंद आया। कपड़ा इसका इतना मुलायम है कि बस क्या ही बताऊँ आपको, आपकी एक मुट्ठी में आ जाती है ये साड़ी। ये देखिए, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये साड़ी पहनी हुई है। और ये साड़ी मैंने 1 साल पहले, पिछले साल जनवरी में मंगाई थी, मीशो से ही मंगाई थी, शायद 410 या 420 रुपये की। मेरे भाई की शादी थी ना, जब ढेर सारी साड़ियाँ मंगाई थी, तो उस दौरान ये भी मंगाई थी। लेकिन इसका ना ब्लाउज पीस छोटा है मेरे हिसाब से। कोई दुबली पतली होगी उसका तो सिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ब्लाउज पीस छोटा है। खैर देखते हैं उसका क्या अरेंजमेंट मैं कर सकती हूँ, क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसके साथ। तो अभी करीब शाम के 4 बज गए हैं। ऊपर का सारा काम समेट के मैं आई हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं भून रही हूँ बेसन के लड्डू बनाने के लिए। क्योंकि मैंने बेसन के लड्डू फरवरी में बनाए थे और वो तो सच बताऊँ ख़त्म हो भी चुके थे, लेकिन अभी फ़िलहाल दोबारा से बनाने पड़ रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर करीब आधा किलो बेसन मैंने लिया है, उसको धीमी धीमी गैस पर भून लिया है, थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसलिए ज़्यादा डिटेल में उसको शूट नहीं किया मैंने। अब यहाँ पर है सफ़ेद मिर्च, जैसे कि काली मिर्च आती है ना, ठीक उसी तरह से ये सफ़ेद मिर्च आती हैं। इनका मुझे पाउडर बनाना है, और ये जो पाउडर है ये मैं इन लड्डुओं में ही मिलाने वाली हूँ। आपके पास अगर सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल लो, क्योंकि इस दौरान ना ये चीज़ें बहुत फ़ायदे करती हैं। इस दौरान आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, नज़ले की प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें ये सफ़ेद मिर्च बहुत काम करती हैं। तो वैसे तो शायद कोई खाएगा नहीं, तो इसीलिए मैं लड्डू में मिलाऊंगी इनको। अब यहाँ पर है करीब 100 ग्राम मिल्क पाउडर, जिसमें मैंने चौथाई कप के करीब दूध मिलाया है। बहुत ही कम दूध मिलाया है मैंने इसमें। इसका मैं मावा बनाने वाली हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने लड्डू बनाए थे ना, तो मैंने बिना मावे के ही बना दिए थे, बस बेसन घी में भूना और उसमें बूरा मिलाया और बना दिए थे। वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। हालांकि पूरा प्रोसेस मैंने उसमें शेयर नहीं किया था, क्योंकि लड्डू बनाने का प्रोसेस मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, बेसन को भूने किस तरह, वो प्रोसेस मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया था। अभी शायद 3-4 वीडियो पहले ही शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ। अब ये जो मिल्क पाउडर और दूध हमने मिलाया था ना, अब फाइनली मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है, और अब मैं इसको धीरे धीरे चला रही हूँ। नॉन स्टिक पैन है, इसलिए थोड़ा जल्दी बन जाएगा। साथ ही 1 चम्मच भर के मैंने इसमें घी डाला है, और ये धीरे धीरे से अब देखिएगा बिल्कुल सॉलिड होने लगेगा। तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं इस तरह से मावा बनाने में। हर वक्त बाजार का मावा अवेलेबल नहीं होता, और ना ही इतना टाइम होता है कि हर बार आप मार्केट जाओ मावा लाओ। तो मैं मिल्क पाउडर हमेशा घर में रखती हूँ, और जल्दी से उससे इस तरह से मावा बना लेती हूँ।
हूँ। तो अभी फ़िलहाल जब तक ये मावा ठंडा होगा और हमारा जो बेसन का मिक्सचर है वो ठंडा होगा, तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे कामों पे। यहाँ पर मैंने ये कॉटन की बेडशीट्स निकालनी है। जैसे मैंने बताया कि जो बेडशीट नीचे अभी बिछी हुई है ना, नीचे भी और ऊपर भी, वो अभी गर्म है, लेकिन अब 2-3 दिन में ही मुझे वो चेंज करनी है और कॉटन की बेडशीट बिछानी है। तो अब बस मैं उन्हीं का अरेंजमेंट कर रही हूँ यहाँ पर। और आपने देखा मैंने बेडशीट के बीच में ही तकियों को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया ताकि अलग अलग उनको ढूंढना ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा हैक वगैरह तो खैर मैं नहीं लगाती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करती हूँ कि जो भी तकिए हैं जिस बेडशीट के साथ के, उनको उनके बीच में ही फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि अलग से उनको ढूंढना ना पड़े। और ये जो ग्रीन कलर की बेडशीट आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये एक्चुअली कॉटन नहीं है, माइक्रोफाइबर है, लेकिन ये अभी अप्रैल के महीने में अच्छे से बिछ जाएगी। तो ये मैंने निकाल के रखी है क्योंकि इसको ऊपर वाले कमरे में बिछाना है। और धीरे धीरे ये अलमारी आप देखोगे मैंने पूरी खाली कर दी है। अलमारी तो एक्चुअली काफ़ी दिन पहले ही खाली कर दी थी, लेकिन ये जो कॉटन के कपड़े हैं ना, इनको अच्छे से फोल्ड करके लगाना बाकी रह गया था और इस वजह से ना पूरा घर फैला हुआ था। क्योंकि बीच में नवरात्रि चल रही थी, तो सच बताऊँ मैं इतना टाइम दे ही नहीं पा रही थी घर को। लेकिन अब धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को समेटती जा रही हूँ और उन्हीं की जगह अब पूरी जगह कॉटन ने ले ली है। तो यहाँ पर देखिए पूरी अलमारी हमारी मतलब समझिए कि खाली ही हो चुकी है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना कि पूरी अलमारी भर जाती है, उसके बावजूद भी इधर उधर रखने पड़ते हैं। और गर्मियों के कपड़े हालांकि होते बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी तरह से आ जाते हैं, छोटी अलमारी में भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे सारी बेडशीट्स हो गई, जो जीन्स वगैरह हैं वो मैंने रखी हुई हैं जिन पे प्रेस होगी, बाकी सारे कपड़े मैंने अरेंज कर दिए। अब बारी है इस अटैची की, जो अलमारी के ऊपर मैं रखती हूँ। इसमें सारे ऊनी कपड़े होते हैं जो कि नए हैं और ज़्यादातर इसमें मेरे ही कपड़े हैं। तो इसको एक बार मुझे अरेंज करना था, क्योंकि इसमें सारे कपड़े उल्टे सीधे रखे हुए हैं। रखे तो हैं लेकिन बस उल्टे सीधे, क्योंकि बस वही है कि निकालते रहते हैं, पहनते रहते हैं और मतलब समेटने की फुर्सत किसी को मिलती ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम सभी के साथ लगभग ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है बहुत बार। ये एक जैकेट है, अगेन लास्ट ईयर अपने भाई की शादी में ही मैंने ली थी और लास्ट ईयर से ये जैकेट इसी अटैची में रखी हुई है। ना मैंने लास्ट ईयर पहनी और ना ही मैं इसको इस बार पहन पाई। ये एज इट इज़ न्यू अनटच रखी हुई है। तो आप लोगों में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि कोई कपड़ा है और आप उसको पहन ही नहीं पाए, सीजन चला गया, सर्दी का कपड़ा था नहीं पहन पाए, गर्मी का कपड़ा था नहीं पहन पाए, और आपको फाइनली पता चलता है कि भाई ये वाला कपड़ा भी मेरे पास था, ये भी पहनना था। तो भाई बहुत ज़्यादा जब कपड़े होते हैं ना, तो शायद यही हाल होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं जो कम ज़्यादा कपड़े हैं ना उनको भी भूल जाती हूँ। अब यहाँ पर ये स्टॉल है ना वाइट कलर का, मैंने एक बार आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि मेरे पास 3 स्टॉल थे, एक गाजरी कलर का, एक सफ़ेद कलर का, एक नीले कलर का। तो इस पे जो डिज़ाइन बना हुआ है आप देख सकते हो कितना पुराना डिज़ाइन है। अब तो शायद इस डिज़ाइन को कोई पहनता भी नहीं होगा, लेकिन ये वाला स्टॉल मेरे पास अभी भी है। बाकी के जो 2 स्टॉल थे ना इसके साथ के, गाजरी और नीले कलर का, वो फट चुके हैं। अब तो नीले वाला भी फट गया। जब फाइनली मैंने सर्दियों के कपड़े रखे ना लास्ट में, तो अब तो वो भी फट गया। और ये जो ब्लैक कलर का स्टॉल आप देख रहे हो, ये मेरी मम्मी का है। एक्चुअली उन्होंने दिया था मुझे, सिर्फ एक बार उन्होंने ओढ़ा था और फिर उन्होंने मुझे दे दिया था। गली में ही जब बेचने वाले आते हैं ना, उनसे लिया था मम्मी ने। बहुत सुंदर है ये। तो फाइनली सारे कपड़ों को मैंने अरेंज कर दिया। 4-5 स्टॉल है मेरे पास और जो भी जर्सी वगैरह मेरी हैं एक्चुअली, वही सब मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ। और ये वाला स्टॉल तो आपको याद ही होगा, मेरे हस्बैंड इसको मच्छरदानी बोलते हैं कि भाई ये भी कोई स्टॉल हुआ, इसमें क्या सर्दी रुकेगी। लेकिन भाई है तो है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं रखती हूँ अपने पास। तो अभी फ़िलहाल ये सब सेट हो गया और अलमारी के ऊपर जहाँ पर मुझे इस अटैची को रखना है वहाँ पर मैंने पेपर बिछा दिया है, ताकि जो भी धूल मिट्टी आए वो पेपर पे ही गिरे और फिर मैं उसको आसानी से साफ़ कर सकूँ। तो अभी चलो रख देते हैं इस अटैची को भी अलमारी के ऊपर। और ये जो अटैची है ना काफ़ी पुरानी है, बेचारे की हालत आप देख सकते हो, इसकी जो जिप वगैरह हैं वो भी ख़राब हो गई हैं, लेकिन खैर अभी भी काफ़ी काम आती है ये। जो भी नए कपड़े हैं सर्दियों के वो सारे इसमें अरेंज हो जाते हैं, खासकर मेरे। तो जो भी चीज़ जब तक भी काम आ रही है उसको काम में लाइए। ये मत सोचिए कि अब ये ख़राब हो गई तो बस इसको डिस्कार्ड कर दूं। इसकी बाकी चेन ख़राब हो गई हैं, लेकिन एक चेन जो मेन चेन है ना वो अभी भी प्रॉपर वर्क करती है। तो इसलिए
मैं उसको अभी डिस्कार्ड नहीं करने वाली हूँ, बहुत काम आती है मेरे। अब उन कामों से निपट कर मैंने मुँह हाथ धोए, शाम की पूजा की, और दोपहर में जो आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी ना, एक्चुअली बस वही रखी हुई है। और मेरे बच्चे आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ ना चावल बड़े शौक से खा लेते हैं, तो मुझे बस थोड़े से चावल ही बनाने थे और कुछ नहीं। तो ये जो बेसन मैंने भून के रखा था और जो मावा बनाया था वो बहुत ठंडा हो गया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गए ये दोनों चीज़। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया है, साथ में मैंने दूध गर्म किया है, आपने देखा होगा अगर साइड में दूध गर्म हो रहा था। अब मैं इस कढ़ाई को ले आई हूँ अंदर, क्योंकि खड़े खड़े ना आज मेरे पैर दुखने लगे हैं बिल्कुल। तो बैठ के मैं लड्डू बनाऊंगी, साथ ही म्यूज़िक मैंने अपने कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ है, और जो बाजू हैं वो मैंने ऊपर कर ली हैं, क्योंकि भाई नीचे जब बाजू होती है ना तो मुझसे बहुत ही कम काम हो पाता है, मतलब बड़ी ही इरिटेशन सी होती है। जब तक मैं ऊपर बाजू ना चढ़ाऊँ ना तब तक काम नहीं होता। तो ये है वो सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो मैंने पीसा था, ये छोटी सी कांच की डब्बी है, इसमें मैंने उसको भर के रख लिया, और करीब 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है। हालांकि हाथ से ही डाला है, लेकिन 2 चम्मच का अंदाज़ा मैंने लिया है। और इस बेसन और मावे के मिक्सचर में मैंने मिलाया है बूरा, करीब आधा किलो बूरा मैंने इसमें मिलाया है। और एक बार पहले मैं मिला के देख रही हूँ, अगर कम लगेगा तो और डाल लूँगी, लेकिन मुझे कम नहीं लगा। मैंने बांध के देखे ना लड्डू, तो इस तरह से खूब अच्छे से बंध गए। तो जब भी आप बेसन में बूरा मिलाएं, यानी कि मीठा मिलाएं, तो उसको पहले थोड़ा मिलाएं, मिला के एक बार देख लो लड्डू अच्छे से बन रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि और मीठे की गुंजाइश है तो आप डाल लीजिए, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डल गया तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे। हाँ, अगर कम रहा तो आप उसको थोड़ा और डाल सकते हो। और बेसन के लड्डू बनाने का ये सबसे ज़्यादा बोरिंग पार्ट है, जब बैठ के लड्डुओं को इस तरह से बांधना पड़ता है। और मुझसे कभी भी गोल लड्डू नहीं बनते, हमेशा इस तरह के अंडाकार लड्डू बनते हैं। और आप देख रहे हो लड्डुओं को बांधने में कितना जोर पड़ता है, मेरे हाथ की नस आप देख रहे हो, बहुत जोर पड़ता है भाई हाथ पे लड्डू बनाने में। और दोनों हाथों से मुझसे कभी लड्डू नहीं बनते, मैं हमेशा एक ही हाथ से लड्डू बनाती हूँ। वो दोनों हाथ एक जगह, मतलब बेसन में मुझसे नहीं किए जाते वो गंदे, एक ही हाथ से बनाती हूँ हमेशा। और हमेशा यही अंडाकार बनता है लड्डुओं का शेप मुझसे। पहले भी मैंने बहुत बार शेयर किया, आप देखिएगा, कभी भी गोल लड्डू तो मुझसे बने ही नहीं। खैर, हमारी पूरी थाली भर गई लड्डुओं से, बना दिए मैंने लड्डू, मतलब बोरिंग था लेकिन फिर भी बनाने थे तो भाई बना ही दिए। अब बच्चे इनको एंजॉय करेंगे। और अभी मेरे हस्बैंड 1 हफ्ते तक यहाँ पे है नहीं एक्चुअली, लेकिन अगर वो होते ना तो ये सिर्फ 1 हफ्ता ही चलने वाले थे, लेकिन अभी वो नहीं है तो ये 15 दिन चल जाएंगे। हाँ, उनके आने के बाद मैं फिर दोबारा से बना दूंगी। और अभी मैं घड़ी की तरफ ही देख रही थी, धीरे धीरे ना 11 बज गए हैं। अच्छा, जो मैं रात को अपने मुंह हाथ धोती हूँ, चेहरे पे मसाज वगैरह करती हूँ, वो मैंने लड्डू बनाने से पहले ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था इन सब कामों में मुझे लेट होने वाला है। तो सब काम तो हो जाएंगे लेकिन मेरी स्किन केयर छूट जाएगी, तो इसीलिए वो काम मैंने पहले कर लिया था। अब यहाँ पर फाइनली एक काम और बचा था। मलाई मैंने निकाल के रखी थी दिन में, जो नॉर्मल टेम्परेचर की हो चुकी थी, उसको मैंने गर्म किया है और यहाँ पर उसको मैं जमा रही हूँ। तो मलाई जमाते वक्त ध्यान रखिए कि जो जामुन है ना उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिए आप, तभी आपकी मलाई अच्छे से जमेगी। तो इसका नेक्स्ट डे मैं मक्खन बनाऊंगी, साथ ही जो छाछ इसमें से निकलेगी उसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो फाइनली ये काम भी हमारा आज का कंप्लीट हुआ। तो चलिए, इसी नोट के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोज़ को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। टेक केयर एंड बाय बाय।